बलदेव सिंह की चालों को समझ पाना बहुत मुश्किल। बलदेव सिंह हमारी पार्टी के खिलाफ शारदा देवी को मिलाकर इस्तेमाल करना और शारदा देवी से मेल जोल बढ़ाना मुझे इसी की एक कड़ी लगती है। मुझे तो इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं हमारी पार्टी के विरुद्ध बलदेव सिंह शारदा देवी के कंधे पर रखकर बंदूक तो नहीं चला रहे। मुझे ये बताओ कि क्या माँ ने कोई अंतिम फैसला लिया है? वो हॉस्पिटल से निकलने के बाद कहाँ रहना चाहेगी? माँ जी अब भी असमंजस में ही पड़ी हुई हैं और वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही। उन पर तो पार्टी का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये पार्टी की बात कब तक सुनेंगी? माँ को तुम्हें समझाना चाहिए कि माँ जिन्हें अपना समझ रही थी वो तो उनके पीठ पे छुरा भोंक रहे थे। वो धोखाधड़ी और गबन के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। वो वहां किसके सहारे रहेंगी? हाँ, अगर वो सीएम हाउस में रहने भी चली जाए तो भी वहां उनका अपना कौन रह जाएगा? सारे नौकर होंगे, स्टाफ ड्यूटी वाले होंगे, लेकिन उनके अपने तो नहीं हो जाएंगे ना। माँ जी उनसे अपना अकेलापन तो दूर नहीं कर पाएंगी ना। बस यही बात जो तुमने मुझे समझाई है ना, तुम्हें माँ को समझानी चाहिए। चलो ठीक है, एक बार और कोशिश करके देखो। है? निधि, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी तो जिंदगी कितनी वीरान हो गई, लेकिन जब से तुमने अपने प्यार का सहारा दिया ऐसा लगता है कि जिंदगी फिर जीने लायक हो गई। निधि, मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना हो गया हूँ। जी चाहता है कि मैं तुम्हें बाहों में भर लूं और खूब प्यार करूं। निधि बेटा, निधि बेटा, दरवाजा काहे लगा ली थी? माँ, दरअसल मैं सोने जा रही थी ना, इसीलिए। पर बेटा, आंखों में नींद तो नहीं नजर आती, उदासी नजर आती है। माँ, मैं क्या करूं? आपके इतना समझाने और बताने के बाद भी मैं आदित्य को भूल नहीं पा रही है, यही ना? पर बेटा तुझे आदित्य को तो भूलना ही होगा ना। ठोकर लगनी थी, लग गई। बेटा, इस ठोकर लगने से आगे का रास्ता बंद थोड़ी ना हो जाएगा। ठोकर लगने से जो सबक मिला है उसे याद रखना है बस। ठोकर को भूल जाने की जरूरत है। माँ, मैं नहीं भूल पा रही हूँ। बेटा, तू नहीं भूल पाएगी तो हम कैसे भूल पाएंगे? तू खुश नहीं होगी तो हम कैसे खुश होंगे? दीदी बेटा, इस शादी के लिए हमने हाँ इसीलिए कही थी क्योंकि इसमें तुम्हारी खुशी थी। और आदित्य ने तेरे साथ ही नहीं हमारे साथ भी विश्वासघात किया है। यहाँ हम इतने परेशान हो रहे, पता नहीं शारदा देवी जी का क्या हाल हो रहा होगा। माँ, शारदा आंटी की हालत भी हमारे जैसी है, बल्कि उनको तो सबसे ज्यादा सदमा लगा होगा। यही तो हम कह रहे हैं, हम सब सदमे में हैं। हम सबको इस धोखे से गहरी ठेस लगी है। तुझे अपने आप को संभालना होगा, हम सबको एक दूसरे को संभालना होगा, एक दूसरे का दुख बांटना होगा। तुझे दुखी देखकर हम दुखी हो जाएंगे। हमें लगेगा कि हमने इस शादी के लिए हाँ ही क्यों कहा, हमने आदित्य पे भरोसा ही क्यों किया। और अगर हमें दुखी देखेंगी तो शारदा देवी भी दुखी हो जाएंगी। उनको लगेगा कि उनकी वजह से आदित्य हमारे इतने करीब आया। उन्हें लगेगा कि उनकी वजह से हमने उसे इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मैं चाहकर भी उस हादसे को, उस घटना को भुला नहीं पा रही हूँ।
भूलना होगा बेटा, तुझे अपने आप को नॉर्मल करना होगा, वरना लोग चर्चा करने लगेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जो निधि आदित्य को भूल नहीं पा रही है। समझ रही है ना बेटा? निधि बेटा, शारदा देवी जी को आज अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, वो नहीं मिली है, पर कल जरूर मिल जाएगी। और हमें पूरा यकीन है कि सबसे पहले वो तुझे मिलना चाहेगी, क्योंकि उन्हें परवाह है ना तेरी, बहुत चिंता है तेरी। उनके सामने अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर। हाँ माँ, मैं कोशिश करूँगी। एक और बात बतानी थी तुझे। कावेरी जी ने ही गृह मंत्री जी को फोन किया था, जिसकी वजह से पुलिस इतनी आसानी से सच्चाई तक पहुंच पाई और आदित्य और प्रदीप की गिरफ्तारी की पाई। बेटा, इसलिए हमने अगले संडे को कावेरी जी को हमारे घर लंच पर बुलाया। मैं चाहती हूँ कि खाने की पूरी तैयारी तुम कर। उनके सामने खुश रहना बेटा, वरना जिस वजह से वो हमारे घर आ रहे हैं वो खुशी कायम नहीं रह पाई। तुझे उदास देखकर कोई भी खुश नहीं हो पाएगा। माँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी उदासी दूर कर सकूं और उनके साथ खुश रह सकूं। बस मेरी बच्ची, बस सो जा। आपने पराये लोगों को इस कदर अपना समझ लिया, इतना करीब आने दिया, जो लोग रिश्तों का मतलब भी नहीं समझते। अपने अगर ठेस पहुंचा भी दे माँ जी, तो भी दुख उतना नहीं होता, क्योंकि अपना खून तो अपना ही होता है। लेकिन जब पराये ठेस पहुंचाते हैं ना, तो दुख बहुत होता है। रागिनी का कहना भी तो बिल्कुल ठीक है कि मेरे अकेले होने का फायदा आदित्य ने उठाया है। क्या मैं कभी सोच भी सकती थी कि आदित्य, जिस पर मुझे इतना विश्वास था, वो ऐसा निकलेगा? उसकी वजह से आज मुझ पर भी इल्जाम लग रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं, और ये सच भी है। मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे शासनकाल में अगर घोटाले हुए हैं, तो क्या मैं इस जिम्मेदारी से भाग सकती हूँ? रजनी, हेलो। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार रजनी जी। आदित्य और प्रदीप की गिरफ्तारी के बारे में सुनकर मैं तो हैरान रह गई। भला कोई सोच सकता है कि आपके विश्वास पात्र आदित्य और प्रदीप ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ, मैंने भी कभी ये सोचा नहीं था। आदित्य और प्रदीप की गिरफ्तारी के बारे में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि घोटालों को ही मुद्दा बनाकर शंकर प्रसाद जी की सरकार गिराई गई, और आज तक कोई ये दावा नहीं कर पाया है कि उन घोटालों में शंकर प्रसाद जी का हाथ था या नहीं। लेकिन उन्हें तो इस्तीफा देना ही पड़ा था। शायद ये मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आप कहना क्या चाहती थी रजनी जी? बात तो थोड़ी कड़वी लेकिन सच है। जब आप ऐसे मामलों में दूसरों को ये कह सकती हैं, तो अब जबकि आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप अपने पद से इस्तीफा देंगी? मैं जानती हूँ शारदा जी
ये फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही। हमारे सारे विरोधी इस सवाल को लेकर तैयार हैं और ये भी तय है कि विरोधी इस सरकार को चलने भी नहीं देंगे। रजनी जी, मुझे सरकार बनाने में या सत्ता में रहने का कोई लालच नहीं है। मैंने पूरी सच्चाई के साथ जनसेवा को अपना ईमान मानकर काम किया है। अब अगर कोई किसी बात को लेकर मुद्दा बनाता है तो वो उसकी मर्जी है। ना ही मैं अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री बनी थी और ना ही मुख्यमंत्री पद का लालच। अगर ऐसी कोई बात सामने आई तो मुझे इस्तीफा देने में वक्त नहीं लगेगा। फिर भी बात तो वही होगी, पद पर बैठने के बाद पद से उतार दिया जाए। और शारदा जी, मैंने तो ये भी सुना है कि बलदेव जी आपको घर ले जाना चाहते हैं। अच्छा ही होगा जो आप अपने घर चली जाएं। ये राजनीति तो चलती ही रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार। और सौरभ, क्या प्रोग्राम है? अब आगे क्या सोचा? सोचना क्या भैया, देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। सौरभ के लिए तो मैंने ही सोच के रखा है। क्या सोच रखा है मम्मी जी? बस यही कि एक और बहू ले आऊं। अब तुम तो हो ही, अब इसकी भी बहू आ जाए तो बस मैं अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। बस मुझे तो सौरभ की पढ़ाई का इंतजार था, अब तो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, तो अब मैं सोचती हूँ जल्दी से उसके लिए बहू ले ही आऊं। अब जल्दी इस घर में शहनाई बजेगी। क्यों सौरभ बेटा, ठीक है ना? आपको जो भी फैसला करना है माँ, आप कर सकती हैं। देवर जी, जो फैसला करना है वो तो कर ही लेंगे, लेकिन पहले आप अपने दिल की तो बताइए। कहीं कोई ऐसा है जो आपकी नजर में हो या आपको पसंद हो, इसके लिए आपने कुछ सोच रखा हो? अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं सौरभ, अगर कुछ ऐसा है तो बता दो। संकोच करने की कोई बात नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो मुझे नर्वस कर रहे हैं। ऐसा कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताता। हाँ बेटा, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो हमें बता दो, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के बिना हम कोई भी फैसला नहीं लेंगे। हाँ हाँ देवर जी, बता ही दीजिए। देखिए भाभी, मेरी तो सीधी सीधी सोच यही है कि आज तक मेरी जिंदगी का हर फैसला माँ और पापा ने किया। आज मुझे इस लायक माँ और पापा ने ही बनाया, तो आगे भी मेरी जिंदगी के सभी सारे फैसले माँ और पापा ही करेंगे। क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो भी लड़की माँ मेरे लिए पसंद करेंगी वो सच में मेरे लायक होगी। तो अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ माँ की पसंद है। ठीक है ना माँ? हाँ बेटा। बेटा, मैं ये चाह रही थी कि तुम्हारी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। अब अकेले अकेले घर में अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मैं ये सोचती हूँ कि अगर घर में बहू आ जाएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। और माँ बाप तो ये सपना तभी से देखते हैं जब से बेटा पैदा होता है। हाँ माँ, घर में बहू तो आई। तुम्हें पता है, मैंने इस बारे में तुम्हारे पापा से बात भी कर ली है और उन्होंने अपनी रजामंदी भी दे दी है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारी लड़की देखी है। बहुत ही खानदानी है, घरेलू है, अच्छे परिवार से है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे संस्कार मुझे उसमें नजर आते हैं। बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक बार उस लड़की से मिल लो। अब ये मत किया जाए ना सौरभ कि शादी वाले दिन तुम्हारी जगह पर पापा ही चेहरा पहन के बैठे। गौरव,
बोलते वक्त ये लिहाज भी नहीं रखते कि तुम क्या बात कर रहे हो। जिंदगी का भंवर है। क्योंकि बहू के बारे में मैंने जो कुछ सोच रखा है वो सारे गुण उसमें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उस घर की बहू बनने लायक है। क्या हुआ बेटा? आप होती कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? आपने अपनी मर्जी से लड़की देखी और पसंद भी कर ली। क्या आपने मुझसे पूछा कि मेरी मर्जी क्या है, कि मेरी अपनी पसंद क्या है? ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं क्या तुम्हारे लिए कभी कोई गलत लड़की पसंद करूंगी? नहीं माँ, ये बात गलत या सही की नहीं है कि आप अपने हिसाब से लड़की पसंद करेंगे। मुझे अपनी पसंद मालूम कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। और आप तो घरेलू बहू लाने की सोच रही है ना। मेरी ऐसी कोई पसंद नहीं। तो बेटा तुम्हारी पसंद क्या है? आपको बहू चाहिए ना, तो आपकी इस इच्छा को मैं पूरा करूंगा, लेकिन वो नहीं होगा जो आप चाहती हैं कि किसी के साथ भी आप बोले मैं उसके साथ फेरे ले लूं और उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आऊं। नहीं मां, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। मुझे अपनी पसंद पता है और मैंने अपनी पसंद की लड़की देख ली। तुमने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है? हाँ मां, और उसका नाम अलका है। मैंने उससे वादा किया मेरी शादी होगी तो सिर्फ उसी के साथ, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन बेटा हमने तो यहाँ पे बात चला ली है। अरे तो फिर मना कर दीजिए ना। लेकिन एक बात तय है माँ, इस घर में बहू बनकर आएगी तो सिर्फ अलका, और मेरी शादी होगी तो सिर्फ अलका के साथ। मैं कल उसे घर पर बुला रहा हूँ, आप मिल लीजिएगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर मत डालो बेटा। ये तो मैं समझ ही सकती हूँ कि तुम हमारी खुशी का ख्याल रखते हुए हमारी बात मान लोगे, लेकिन जिंदगी तो तुम्हें गुजारनी है ना उसके साथ। ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप जिस किसी की लड़की को अपनी बहू बनाकर पसंद करेंगी, क्या मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगा? मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं ना कि मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए जो भी लड़की पसंद करेंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगी। ये मानने वाली बात है बेटा, बस और कुछ नहीं। तुमने हमारे ऊपर फैसला छोड़ दिया और हमने जो फैसला किया वो तुमने मान लिया। हर किसी की अपनी एक पसंद होती है। अब गौरव को ही देख लो, उसने अपने लिए लड़की पसंद की और हमने उसे अपने बहू बना लिया। सच तो ये है माँ कि भैया के मामले में बात पसंद की थी ही नहीं। भैया भाभी से प्यार करते थे और उनसे वो वादा भी तो कर चुके थे। मुझे कहाँ ऐतराज है बेटा, मुझे तो बस तुम दोनों की खुशी प्यारी है। अब गौरव के मामले में मुझसे भूल ये हुई कि उसकी मर्जी के बिना मैंने उसका रिश्ता तय कर लिया। लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती फिर नहीं होगी। ये कोई गलती नहीं है माँ, और मैंने तो किसी को वादा भी नहीं किया है। और मेरे तो सभी दोस्त जानते हैं, मैंने सभी को साफ साफ कह दिया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अपने मम्मी और पापा की पत्नी। अब ये मत कह देना सौरभ कि शादी वाले दिन तुम्हारी जगह पर पापा ही सेहरा पहन के बैठे। गौरव, बोलते वक्त ये लिहाज भी नहीं रखते कि तुम क्या बात कर रहे हो। सोच समझ कर बोला करो। बहू जल्दी जाके तैयार हो जाओ, मेघना जी के यहाँ जाना है, लंच पे बुलाया है। अलका नहीं जाएगी माँ, अलका को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है और उसके बाद हम दोनों को लंच पर। कहिए मेघना जी, कैसे फोन किया? निधि के बारे में चिंतित है।
समझा समझा कर थक गए। और उसके होठों से मुस्कुराहट तो जैसे गायब हो गई है। ये हमारी ही गलती है मेघना जी, जो हमने उन्हें करीब आने का मौका दिया। खुद तो हम धोखा खाए, तो दीदी को भी धोखा खाना पड़ा। इसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार समझती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों ऐसा सोच रही है? भूल गई अब? बात तो पहले हमने छेड़ी थी। हाँ, लेकिन आदित्य निधि के करीब आया तो वो मेरी वजह से। आपने उस पर भरोसा किया तो मेरी वजह से। छोड़िए ना, गुजरते वक्त के साथ निधि उन यादों से छुटकारा पा ही लेगी। मैं एक बात सोच रही थी मेघना जी, निधि को इस गम से निकालने का एक ही रास्ता है। वो क्या? निधि की शादी होने वाली थी, उसकी शादी टूट गई। अच्छा होगा अगर आप निधि की शादी करवा दें। वो आपके बेटे हैं, बहू है, आपका परिवार है, पर किसी ना किसी नतीजे पर तो पहुंचना ही होगा ना। सबकी नजरें आपके फैसले पर हैं शारदा जी। जिंदगी एक भंवर है। उसे एक जीवन साथी मिल जाएगा तो इस गम से वो जल्दी बाहर आ जाएगा। क्या सोचने लगी आप? सोच रहे थे कि आपकी बात बिल्कुल सही है। दिल के खालीपन को भरने का यही सबसे अच्छा तरीका है। देखते हैं, कोई अच्छा रिश्ता रहा तो बात आगे बढ़ाएगी, पर फैसला हमारे अकेले का नहीं होगा। निधि की शादी के बारे में फैसला आपको ही लेना होगा। खैर शारदा जी, आप तो ठीक है ना? आपके बेटे बहू आपको मिलने आते हैं ना? हाँ, लेकिन कितनी अजीब बात है मेघना जी, मेरे बहू बेटे पति मुझसे मिलने आते हैं। राजनीति में इस बात पर भी एतराज है। दरअसल पार्टी में चर्चा इस बात की हो रही है कि आप अस्पताल से छुट्टी लेकर सीएम निवास जाएंगी या बलदेव सिंह जी के घर जाएंगी। बेटे बहू तो यही चाहते हैं कि मैं घर वापस आ जाऊं। और अब आदित्य और प्रदीप का मामला सामने आने के बाद रागिनी मुझे यही समझाती रहती है कि मैं सीएम हाउस में अकेली कैसे रहूंगी। वहाँ सारा स्टाफ तो होगा, लेकिन अपने तो नहीं होंगे जिससे अपने दिल की बात मैं कर सकूं। हाँ, वैसे बात तो ठीक है, अपना घर तो अपना घर ही होता है। वैसे आपने क्या फैसला किया है? सच कहूं तो मैं किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं पा रही। मेरे मन में अंतर्ध्वन चल रहा है, एक अजीब सी कश्मकश कि मुझे किस नतीजे पर पहुंचना चाहिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप अपने जज्बात को मार लें। वो आपके बेटे हैं, बहू हैं, आपका परिवार है, पर किसी ना किसी नतीजे पर तो पहुंचना ही होगा ना। सबकी नजरें आपके फैसले पर हैं शारदा जी। और इस समय शारदा देवी को ठेस लगी। आप ठीक कह रही हैं दीदी। जो घोटाले उनके अपने लोगों ने किए, शारदा देवी इतनी शांति से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ कर नहीं पाएंगी। मैं किसी भी पाबंदी से बंदी नहीं हूँ। आप बात कीजिए। चलो ठीक है। मैं तो तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम सीएम निवास कब जा रही हो?